ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आता है भूमि, मृदा और जल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोग ने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संसाधन और उसका विकास किस तरह किया जाता है। उसमें आया था प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब इसके बारे में जो प्राकृतिक संसाधन है इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें आता है, पहला है भूमि। आइए भूमि के बारे में जानते हैं। क्या है भूमि? कौन से स्थान है? भूमि वह स्थान है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं, अपनी सारी आवश्यकताएँ भूमि द्वारा ही पूर्ति करते हैं। जैसे भूमि पर कृषि, पशुचारण, भोजन प्राप्त करते हैं। कृषि तथा पौधे पदार्थ वस्त्र बनाते हैं तथा आवास के लिए भूमि ही उपयोग में आता है। परिवहन के लिए हम लोग क्या भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि हर जगह उपलब्ध है लेकिन सभी क्षेत्रों में समान उपयोगी नहीं है। हम जानते हैं कि भूमि प्रत्येक स्थल पे है, लेकिन कुछ अलग अलग चट्टानों द्वारा निर्मित होती है जो कि सभी प्रकार की भूमि हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। अब स्थल रूप या स्थल आकृतियाँ। बच्चों देखिए, इसमें स्थल आकृतियों में मुख्यतः क्या है? पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है। हम सभी जानते हैं कि भूमि का लगभग 30% भाग ही विश्व की 90% जनसंख्या का निवास होता है। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है, लैंड सरफेस है, उसमें सिर्फ 30% ही हम लोग 30% स्थल पे ही रहते हैं और बाकी जो 30% भूमि है, 70% सॉरी भूमि है, उस पर या तो निर्जन जनसंख्या है या वहाँ निर्जन है। निर्जनता का कारण क्या है? यह भूमि या तो चट्टानों द्वारा है या इसकी जलवायु अत्यंत सूक्ष्म और अत्यधिक आर्द्र या गर्म है। तो बच्चों, जो हम 30% जिसमें सभी विश्व की जनसंख्या रहती है और जो 70% है वो भूमि हमारे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों है? क्योंकि वहाँ जो भूमि का सरफेस है या उसकी भूमि की ऊपरी परत है वो चट्टानों द्वारा निर्मित है या वहाँ की जो जलवायु है वो मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अब इसमें आइए जब पाते हैं कि पर्वत क्या होता है। पर्वत स्थल के वे ऊंचे उठे हुए भाग को कहते हैं जो ऊपर जाके नुकीले होते हैं। तो पर्वत कैसे होते हैं? जो ऊपर जाके नुकीले होते हैं। पर्वत का आकार इस प्रकार का होता है। और उसी में पठार आता है। पठार स्थल के ऊंचे उठे हुए वे भाग होते हैं जो ऊपर जाकर समतल हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पठार का लगभग ऐसा आकार आता है। करते हैं जहाँ पशुओं को चारा खिलाते हैं, वो सब कहाँ आता है? वो मैदानी भाग में ही आता है। सबसे मुख्य भाग जो हम लोग के उपयोग के लिए है वो क्या है? मैदानी भाग, जहाँ पर हम लोग जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन की सुविधाओं के कारण मैदानों में जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैदान भाग में ही हम कृषि कर सकते हैं, परिवहन आसानी से हो सकता है, वहाँ पर हम लोग उद्योग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रहने सकते हैं। तो भूमि का वितरण हर जगह प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होता है। तो इसमें भूमि के वितरण में भूमि किस प्रकार कितने % यूज़ में आती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है कृषि भूमि। कृषि भूमि क्या है? कृषि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भारत में कृषि व्यवसाय लगभग भूमि का लगभग 1990 और 91 में 14.29 करोड़ हेक्टेयर था। जबकि हरित क्रांति के बाद जब बहुफसली कार्यक्रम हुआ तो उसमें कितना यूज़ आया? 17.50 करोड़ हेक्टेयर हो गया। तो जो भारत में जो कृषि की यूज़ होता है वो कृषि के लिए भूमि कितने यूज़ होती है? वो होती है 17.50 करोड़ हेक्टेयर। इतना क्षेत्रफल की भूमि कृषि के लिए उपयोग होती है। अब उसके बाद आता है गैर कृषि भूमि, मतलब वे भूमि जो कृषि के अतिरिक्त यूज़ होती है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें हम लोग चारागाह होता है, मतलब पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, बाग लगाते हैं, पेड़ भूमि, ये सब आते हैं गैर कृषि भूमि के लिए आते हैं। इसमें भारत के लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर जाता है? उसमें भारत का लगभग 3.31 करोड़ हेक्टेयर भूमि गैर कृषि के यूज़ में आती है। अब वन भूमि, भारत का 22% क्षेत्र वन भूमि क्षेत्र है। भारत में कितना % वन पाया जाता है? 22% जो है क्षेत्र है वो वन पाया जाता है। जिसमें वन मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आता है अनुपयोगी भूमि। अनुपयोगी भूमि में आता है जिस भूमि को पुनः उर्वरक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, अनुपयोगी भूमि कहते हैं। ऐसे भूमि को 2.20 करोड़ हेक्टेयर है। ये किस तरह भूमि जिसमें हम
मतलब आता है मृदा संसाधन। पहला होता भूमि संसाधन, दूसरा था मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? मृदा संसाधन वो है भूमि का सबसे ऊपरी परत जो होता है वही कहलाती है मृदा। धरातल की ऊपरी महीन परत जिस पर वनस्पतियाँ उगाई जाती है वे मृदा कहलाती है। सभी प्राणी अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिट्टी पर निर्भर रहते हैं। मानव भी समस्त आवश्यकताओं के लिए पूर्ति मिट्टी से ही करता है। क्यों मिट्टी से करता है? क्योंकि मिट्टी से ही वो वृक्ष उगाता है, उससे उसको फल सब्जी आदि सब प्राप्त होती है। अब मिट्टी का मृदा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी के धरातल का अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। मृदा का निर्माण शैलों के फूटने की लंबी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। मृदा शैलों के अत्यंत बारीक कण, खनिज, पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशेषों को समन्वय को कहते हैं। मृदा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मुलायम परत को ह्यूमस कहते हैं। तो बच्चों, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों के द्वारा होता है। जब चट्टानों में टूट फूट की प्रक्रिया होती है तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें ये बहुत ही बारीक कण होते हैं, उसमें खनिज भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष भी पाए जाते हैं। और मृदा की सबसे ऊपरी जो मुलायम परत होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको ह्यूमस कहते हैं। अब आता है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार में क्या क्या है? एक है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो ये सबसे उपजाऊ होती है। ये नदियों द्वारा बहा कर लाई हुई मिट्टियों, जैसे नदी है, नदी जब भी चलती है तो अपने साथ कुछ कण और कुछ मिट्टी के अवशेष को अपने साथ बहा ले जाती है। तो ये जहाँ जाकर रुकती है वहाँ पर इसका निक्षेपण या वहाँ पर वो इकट्ठा होने लगती है। इस प्रकार जो मिट्टी प्राप्त होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अब दूसरी है काली मृदा। काली मृदा इसका निर्माण होता है लावा, ज्वालामुखी से जो हमको लावा मिलता है, जब लावा ठंडा हो जाता है वो राख के रूप में हो जाता है, इससे हमें काली मिट्टी मिलती है। इसमें मुख्यतः क्या होता है? काली मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पोटास और चूना ये पाया जाता है। लाल जो मृदा है वो दक्कन के पठार में पाया जाता है। लैटराइट ईंट के समान दिखने वाली होती है, रंग के कारण इसको लैटराइट मृदा कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा हिमालय के पर्वतीय भाग की ऊंचाई से विभिन्न प्रकार की मृदाएँ प्राप्त हो जाती है। तो पर्वतीय भाग से प्राप्त होने वाली मृदा को हम क्या कहेंगे? पर्वतीय मृदा कहते हैं। अब उसके बाद आता है मृदा की समस्या। मृदा की मुख्यतः क्या समस्या होती है? मृदा या आप मिट्टी से समझिए क्या है? उसकी उर्वरता का ह्रास, यानी जिस मिट्टी में हमें उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तथा उसका अपरदन हो जाता है। यही मिट्टी की मुख्य क्या है? समस्या है। जब किसी भी भूमि पर हम एक से अधिक टाइम तक के एक ही प्रकार की फसलें उगाते रहते हैं तो उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, तथा जब मिट्टी द्वारा या हवा के द्वारा मृदा का अपरदन हो जाता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उसकी उर्वरक शक्ति की कमी हो जाती है। तो मृदा की दो समस्या समझ में आ गई। एक है उसका उर्वरता का उसकी कमी होना, तथा दूसरा है मृदा का अपरदन होना। उसके बाद आता है बच्चों भूमि और मृदा का संरक्षण करना। भूमि मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, मृदा मतलब जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। मृदा मिट्टी और भूमि दोनों का ही उपयोग हम मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? संरक्षण मतलब उसको बचा के हम किस प्रकार रख सकते हैं? तो उसके लिए निम्न उपाय है। पहला है वृक्षों की कटाई को रोकना और उस पर अधिक वृक्ष लगाना। हम वृक्ष की कटाई को रोक सकते हैं और उस पर अधिक वृक्ष लगाकर उस भूमि को, उस मृदा का मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर उसका संरक्षण करते हैं। नदियों पर बांध बनाकर फसल चक्र द्वारा मृदा की उर्वरता को बनाए रखना। फसल चक्र के द्वारा क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। अब उसके बाद आता है जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? हम सभी जानते हैं मानव जीवन के लिए जल का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी पर जल ही जीवन है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जल है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर स्थल पाया जाता है। अब जल चक्र आइए क्या है इसके बारे में, इसका हम ये पिक्चर के माध्यम से अध्ययन करते हैं। देखिए जल चक्र क्या है। जैसे नदी और तालाबों का जो पानी होता है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठती है तथा तो देखिए ये नदियों और सागरों का जो पानी है वो सूर्य की किरणें के द्वारा क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर ये बादल के रूप में बन जाता है। जब ये बादल बन जाता है तो ये ठंडा होकर और ऊपर उठ जाता है। फिर जब इसको रास्ते में कोई पर्वत या वृक्ष मिलते हैं जो कि इसके रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो ये वहाँ पर ठंडा होकर बारिश के रूप में बरस देता है और फिर यही बारिश का पानी अंदर बहकर या फिर भूमि के अंदर जाकर
जल के रूप में भूमि में दोबारा अवशोषित हो जाता है। तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा जल चक्र कहलाता है। हम जल से ही क्या किया, जल से भाप बना, भाप से बादल बना, बादल बन के ऊपर ठंडा हुआ, ठंडा होकर जहाँ रास्ते में उसको पर्वत या वृक्ष मिला, वहाँ पर वो वर्षा, फिर वर्षा हो गई, फिर वर्षा से फिर हमको जल मिल गया। तो ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? ये जल चक्र कहलाता है। अब इसके बाद भारत में जल के संसाधनों का वितरण तथा प्रयोग। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे भूमि का वितरण प्रत्येक जगह पे समान नहीं हुआ है, वैसे ही जल संसाधन का भी वितरण हर जगह पे समान नहीं है। लेकिन जल का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग दैनिक जीवन में पीने में, भोजन बनाने में, नहाने में, वस्त्र धोने में, फर्श करने में, कृषि की सिंचाई करने में, जल विद्युत बनाने में, वर्षा ना होने पर फसलों को सूखने और नष्ट होने से बचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग या ये सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं? ये जल के ही द्वारा होते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल जल द्वारा बिजली का उत्पादन भी होता है। अब जल के साधन या सिंचाई के साधन क्या होता है? अब हम जैसे जानते हैं कि जल के द्वारा कृषि होती है। कृषि की सिंचाई हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कृषि की सिंचाई हम लोग कैसे करते हैं? नहरों के द्वारा करते हैं, कुओं द्वारा सिंचाई करते हैं, तालाबों द्वारा सिंचाई करते हैं। अब जल संसाधन का संरक्षण यानी उसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं तथा उसको किस प्रकार बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नदियों पे हम लोग बांध बना के उसके जल को संरक्षण कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक के, क्योंकि आजकल औद्योगिक क्रांति के द्वारा विभिन्न शहरों तथा गाँव में फैक्ट्री लग गई है, जिसके कारण क्या होता है, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल में चले जाते हैं और नदियों में मिल जाते हैं, जिस प्रकार उसका जो जल बेहतर पुनः स्वच्छ करके प्रयोग में लाना चाहिए तथा जल निरर्थक बहने को रोकना चाहिए। हमें जल का अत्यधिक वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना उपयोग होना चाहिए उतना ही जल का यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद आता है भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना में सबसे पहले क्या आता है? भाखड़ा नाखन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस कोई भी बहुउद्देशीय नदी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें इस प्रकार का डैम बनाते हैं। भाखड़ा नांगल जो है, और ये किस स्थान पर है? ये पंजाब में है। यह कैसे बनाई गई है? ये शिवालिक पर्वत की श्रेणी को काट कर बनाई गई है। भाखड़ा नामक गांव के निकट नदी पर एक विशाल बांध बनाकर गोविंद सागर लग गया है। और परियोजना गणना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना में की जाती है। उत्तर प्रदेश की गौरव कही जाने वाली परियोजना को गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो रिहंद बांध के नाम और दूसरा नाम क्या है? रिहंद बांध, जो कि हमारे यूपी में है, उसका अतिरिक्त नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। अब उसके बाद आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? ये बिहार का शोक कहलाती है। तो दामोदर नदी जो है ये बिहार में पाई जाती है। इस दामोदर नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के विनाश के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार राज्यों को संयुक्त परियोजना है। इसके बाद आता है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है। ये उड़ीसा की गौरव कहे जाने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि किस नदी पर बनाई गई है? ये महानदी पर बनी हुई ये हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है। तो रिहंद कहाँ पर है? रिहंद उत्तर प्रदेश में है। दामोदर को बिहार का शोक कहा जाता है। हीराकुंड कहाँ पर है? हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर बनी है? या महानदी पर बनी है। बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए इसी से एक्सरसाइज करते हैं। पुनः उर्वरक करने के लिए भूमि छोड़ दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? गैर कृषि भूमि कहते हैं, वन भूमि कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं, या अनुपयोगी भूमि कहते हैं। तो वो होती है अनुपयोगी भूमि। अनुपयोगी भूमि पर मार्क करिए। फिर उसके बाद आता है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है? तो वो 22% आता है।
भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस प्रदेश में है? वो पंजाब में है। फिर उसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान के लिए जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सीमा की से अधिक मात्रा में अवांछित पदार्थ होने पर जल दूषित हो जाता है। जल दूषित कैसे होता है? जब किसी भी जल में एक लिमिट से ज़्यादा उसमें अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, इससे जल दूषित हो जाता है। नदियों पर बांध बनाकर, जलाशय बनाकर जल की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। और नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए, विनाश के लिए बिहार का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब उसके बाद आता है सही जोड़े या सही मिलान करिए। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? ये है सतलुज नदी पर है। रिहंद बांध है रिहंद नदी पर। हीराकुंड बांध है महानदी पर। नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। उसके बाद बच्चों आता है ट्रू फॉल्स या सही गलत। सही गलत का मार्क करिए। देखिए क्या है, भूमिगत जल का कोई उपयोग नहीं है। भूमिगत जल का क्या उपयोग नहीं है? भूमिगत जल का उपयोग अत्यंत होता है, उसी को हम पानी पीने में, सभी यूज़ में भूमिगत जल का ही उपयोग करते हैं। भारत में कृषि योग्य भूमि नहीं, बहुत कम है। गलत। लाल मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। गलत। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आप लोग अपनी बुक फिल कर लीजिएगा।